हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सतेंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताएंगे जो आने वाले सभी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपको दोस्त बता दो, ये पार्ट नंबर हमारा 14 है। दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 13 तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, रीजनिंग का सारा वीडियो मिल जाएगा, आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने काफी बढ़िया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी निश्चित कूट भाषा में जैसे DRAGON को BPYEML लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में स्टार्क STARK को किस प्रकार लिखा जाएगा। NTPC 2021 का सवाल है मेरे दोस्त। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का आपको क्वेश्चन करना है ना, तो सबसे पहले आपको लेटर का प्लेस वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि कौन सा लेटर कितने स्थान पे आता है, तभी जाकर हम ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर क्या है DB। देखेंगे डी से बी कैसे बना है, यहाँ पर लॉजिक सोचना होता है मेरे दोस्त। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम किससे जैसे बना लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है डी दिया है, उसके बाद में क्या दिया है, डी के बाद में आर दिया है, आर के बाद में ए दिया है। बातें को समझिए, DRA, उसके बाद में क्या है जी है, उसके बाद में ओ है, उसके बाद में एन है। इनको उसने क्या कोड किया है, बी, समझिएगा ध्यान से, बी पी, उसके बाद में है वाई, BPY, उसके बाद में है ई, उसके बाद में यहाँ पर एम और एल है। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉजिक सोचना है। ठीक है, कि DRAGON से BPYEML कैसे लिखा गया, उसी प्रकार यहाँ पर स्टार का कोड हम लोग कर देंगे। तो आप सभी को ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है। सबसे पहले देखेंगे डी से बी बना है, डी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 4 होता है, बी का स्थान 2 होता है, 4 से 2 बना, यानी डी में से -2 करेंगे मेरे दोस्त। डी में से -2 हम जब करेंगे तो बी बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं, यानी डी माइनस का 2 करेंगे तो बी बनेगा। बहुत बढ़िया बात बताया आपने। अब देखेंगे दोस्त, यहाँ से आर से पी कैसे बना है, फिर से वही बात है। आर का स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 18, पी का होता है 16, 18 से 16 बना है, यहाँ भी -2 हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ देखेंगे ए से वाई बना है मेरे दोस्त, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, 1 में से हम जब 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 1 में से ए का स्थान होता है कितना, ए में से जब हम -2 घटाएंगे, ए का स्थान 1 होता है, 1 में से जब -2 घटेगा तो कितना आएगा, -1। -1 का मतलब हम जेड से पीछे की तरफ चढ़ेंगे। जैसे ABCD होता है ना, ए से लेकर जेड तक, तो जो माइनस में आता है तो हम इधर से काउंट कर लेते हैं, जेड के बाद ए का स्थान जाना है। -1 का मतलब जेड से एक स्थान घट जाएंगे, -2 का मतलब जेड से 2 बार घटेंगे, -3 का मतलब जेड से 3 बार घटेंगे, -4 का मतलब -4 घटेंगे, -10 का मतलब जेड से -4 घटेंगे। ये लॉजिक है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसीलिए ए का स्थान 1 होता है, -2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बात है बताया आपने। अब देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्त, जी से ई कैसे बना है। जी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 7 होता है, ई का स्थान 5 होता है, 7 से 5 बना है, यहाँ भी -2। बहुत बढ़िया बात बताया सर आपने। यहाँ देखेंगे ओ से एम, हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं। ओ का स्थान होता है कितना, 15, एम का स्थान होता है 13, 15 से 13 बना, यहाँ भी -2 हुआ है। यहाँ देखेंगे एन से एल बना है, एन का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 14 होता है, एल का स्थान 12 होता है, 14 से 12 बना, यहाँ भी -1। यानी कुल मिला के यहाँ से एक बात का निष्कर्ष निकल चुका है दोस्त कि यहाँ भी जितना भी लेटर है सभी लेटर में -2 हुआ है, तब जाके इसका कोड किया गया। उसी प्रकार यहाँ पे STARK है, इनका हम कोड निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताया आपने। यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एस का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है, इसमें से 2 घटा देंगे, 19 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्त, 17 बचेगा। 17वें स्थान पर लेटर कौन होता है, क्यों होता है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अगली बार क्या दिया है, टी दिया है, टी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 20 होता है, 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 18 बनेगा। 18वें स्थान पर लेटर आर होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे फिर से ए आ गया, ए में से 2 घटाएंगे तो वाई आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों ने ए का बारे में यहाँ पे तो डिटेल तरीके से जान चुके हैं। ठीक है, वाई आएगा।
अब देखो दोस्त, आर आर का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है। 2 घटेगा 16 बचेगा, 16वें स्थान पर लेटर पी होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने। यहाँ देखेंगे के का स्थान कितना होता है 11। 2 घटेगा कितना बनेगा 9। 9वें स्थान पर लेटर जो होता है वो आई होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्यू आर वाई पी आई, क्यू आर वाई पी आई किस ऑप्शन में दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। समझ में आया कैसे करना है। आज के बाद ऐसा सवाल कभी आपसे गलत होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को समझ में आता है ना तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2 काफी बढ़िया क्वेश्चन है। करे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा कीजिए। जो यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है दोस्त, इसमें से श्रृंखला को पूरा करना है। श्रृंखला क्या है, यहाँ 6 से 13 बना है, 13 से 41 बना है, 41 से 167 बना है, 167 से क्वेश्चन मार्क बनेगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही बात को हमें बताना है। क्या करना है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले लॉजिक चेक करेंगे कि यहाँ पर लॉजिक लगा है तो क्या लगा। मेरे दोस्त यहाँ देखेंगे हम लोग 6 से कितना बना है 13। 6 से कितना बना है 13। 6 से 13 कैसे बन सकता है दोस्त, अगर हम इस 6 को 2 से गुना कर दूंगा तो 6 दूनी 12 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, 6 दूनी 12। लेकिन प्लस का 1 करेंगे तभी तो जाके 13 बनेगा। नहीं समझे, एक बार और समझिए। हमने क्या बोला, 6 से 13 बना है। अगर हम 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 होगा। अब प्लस इसमें 1 करेंगे 13 बन जाएगा। समझ रहे। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 13 से 41 कैसे बना है। 13 से 41 कैसे बना है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। 13 से 41 बना है, अगर यहाँ पर 13 को हम 3 से गुना कर देंगे 13 या 39 हो जाएगा। इसमें प्लस का हम 2 करेंगे तो जाके 41 बनेगा। समझ रहे। यहाँ देखो गुना 2 + 1 हुआ है, यहाँ गुना 3 + 2 हो रहा है। यानी गुना में एक एक बढ़ाया जा रहा है और प्लस करने वाला भी एक एक बढ़ाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं गुना 2 + 1, यहाँ गुना 3 + 2। अगली बार क्या हुआ है, अगली बार जो 41 से 167 बना है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक है कि गुना करना होगा 4 से और प्लस करना होगा 3, क्योंकि जिस नंबर से गुना किया जा रहा है उससे एक कम प्लस किया जा रहा है। तो 4 से गुना करके +3 किया होगा। 41 को 4 से गुना करके चेक करते हैं। 41 गुना हम सबसे पहले 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 चौका 16, 164 हो जाएगा। और +3 जब हम लोग करेंगे तो बिल्कुल 167 बनेगा। ये लॉजिक बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया। तो इसका मतलब है दोस्त, यहाँ बताओ 167 से अगली बार क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ करना है तो इनको आपको गुना करना होगा 5 से, आप प्लस कर देना होगा 4। यानी 167 को 5 से गुना कर देंगे और प्लस का हम 4 कर देंगे। 167 को हम 5 से गुना करेंगे, पहले 167 को हम गुना कर देंगे 5 से, समझ रहे हैं, और प्लस 4 कर देंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल कितना 3, 6 × 5 = 30 और 4 = 34 के 4 हासिल कितना 3, 5 × 5 और 3 8, 845 होगा। 845 में हम प्लस का 4 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा भाई, फिर से गुना करके देखो। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल कितना 3, 6 × 5 = 30 और 3 33, ओ माय गॉड 33 होगा, 33, 6 × 5 = 30 और 3, ये 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 6 × 5 = 30 और 3 33 के 3 हासिल कितना 3, 5 और 3 8, 835 होगा। और प्लस का इसमें 4 हमें ऐड करना है, कितना हो जाएगा 839। ये बताइए 839 कौन सा ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन बी में रखा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्या लॉजिक है आपको तो बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार और समझिए। यहाँ पर देखेंगे 6 से 13 बना है, क्या लॉजिक है, 6 से 13 बना है। यहाँ पर लॉजिक जो है मेरे दोस्त, गुना 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 + 1 करेंगे 13 बन जाएगा। यहाँ देखेंगे 13 से 41 बना है, क्या लॉजिक है, 13 से 41 बना है। यहाँ पर लॉजिक है गुना 3, 13 × 3 = 39 और प्लस 2 करेंगे तब जाके 41 बनेगा। बात को समझ रहे हैं। यहाँ 41 से 167 बना है, यहाँ पर क्या है गुना कर दिया गया है 4 से और प्लस कर दिया गया है 3, बहुत बढ़िया बात है। उसी प्रकार 167 से हमें क्या करना होगा, गुना 4 करना होगा और प्लस कितना करना होगा, सॉरी गुना 4 नहीं गुना 5, क्योंकि एक एक बढ़ रहा है।
यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, तो अगली बार 5 से गुना होगा और यहाँ पर प्लस कितना करना होगा 4, तो कितना आ जाएगा 839। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को समझ गए होंगे। आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल नंबर 3 है, कह रहा है बी के उत्तर में ए है, बी के पश्चिम में सी है, तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या है। आपके सामने बिलासपुर ग्रुप डी 2014 के क्वेश्चन है। मेरे दोस्त क्वेश्चन पुराना है इससे मतलब नहीं है, आपको जो कंसेप्ट हम यहाँ पर बताएंगे ना वो आपको आना चाहिए, वो सीखना है। सबसे पहले डायरेक्शन का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है उसको चेक करेंगे। डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है, हमेशा दोस्त फिक्स बात है, हमेशा फिक्स बात है कि ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, और हमारा जो दाहिना हाथ है दाहिना बगल में हमेशा पूर्व होता है। जब हम लोग पेपर पे डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में हमेशा उत्तर लिखना, हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूर्व लिखना, ठीक है। अब देखो जब ऊपर में उत्तर हो चुका है तो उसके नीचे में दक्षिण हो जाएगा, क्योंकि उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। अच्छा, पूर्व जब दाहिने बगल हो चुका है तो उसका अपोजिट बाएं बगल में पश्चिम होगा, क्योंकि पूर्व और पश्चिम एक दूसरे का विपरीत दिशा होती है। बहुत बढ़िया बात बताया आपने। अब देखो दोस्त, और यहाँ पर एक खास बात ये भी होती है कि उत्तर और पूर्व के जो बीच वाले दिशा है इसको उत्तर पूर्व बोला जाता है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के बीच वाले दिशा को दक्षिण पश्चिम बोला जाता है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व के बीच वाले दिशा को दक्षिण पूर्व बोला जाता है। यहाँ पर उत्तर पश्चिम के बीच वाले दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा बोला जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा है उसको अब बनावेंगे। क्वेश्चन कर रहा है बी के उत्तर में ए है, बहुत बढ़िया बात है। क्या बोला है, बी जो है ना बी के उत्तर में ए है, बी के कहाँ उत्तर में, बी के उत्तर में ए है। मान लीजिए ए यहाँ है तो बी के उत्तर में ए होगा, यानी कि बी के ऊपर में ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन का है बी के पश्चिम में सी है, जो बी है ना उसके पश्चिम में सी है, तो बी के पश्चिम इधर होगा बाएं साइड में, तो बी के पश्चिम में कौन हो जाएगा सी, बी के पश्चिम में हो जाएगा सी। बहुत बढ़िया बात बताया सर आपने, बी के पश्चिम में सी है। अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या है। बहुत बढ़िया, सी के संबंध में यानी सी से ए की दिशा पूछी जा रही है। हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है दोस्त, कि सी से बता दीजिए ए की जो दिशा है वो किस दिशा में है। बहुत बढ़िया, यानी सी से ए की दिशा पूछा जा रहा है, सी से ए की दिशा पूछा जा रहा है। मेरे दोस्त जिससे जिसके बारे में दिशा पूछी जाती है उससे हम एक एरो चला देते हैं। यानी कुल मिला के बात ये रहा कि सी से ए की दिशा बताना है। अब बताओ दोस्त, यहाँ पे डायरेक्शन मान लीजिए सी यहाँ पर बैठा है, ठीक है, मान लीजिए सी यहाँ पे बैठा है, तो सी से इस डायरेक्शन में कौन सा दिशा होगी, सी के मान लीजिए यहाँ पर सी है और यहाँ पर ए है, इसी प्रकार ना है जी बिल्कुल है। तो सी से इधर कौन सा दिशा हो जाएगा मेरे दोस्त, यह उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा है ना, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ये हमारा जो आंसर होगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आपको जो कंसेप्ट हम सिखाना चाह रहे थे यही बताना चाह रहे थे, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया। बात को समझ गए, यानी कि सी के संबंध में एक कौन सा दिशा, एक का दिशा मालूम चल गया कि उत्तर और पूर्व, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्त, चलेंगे अगला सवाल। अगला सवाल जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप इस क्वेश्चन को टिक करेंगे, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन बोला है, देखेंगे, यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। यहाँ पर देखेंगे एनटीपीसी 2021 का सवाल है। बहुत बढ़िया बात है मेरे दोस्त। हम आपको एगो बात बता रहे हैं, यहाँ पर जो रीजनिंग का सवाल होता है ना कैलेंडर चैप्टर में, वहाँ पर एक लॉजिक इस्तेमाल होता है। वो लॉजिक क्या है, देखो हम सभी कोई बहुत ही बेहतरीन तरीका से जानते हैं कैलेंडर में टोटल 7 दिन होते हैं, क्योंकि संडे से शुरू होता है और सैटरडे तक केवल 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। यानी 7 दिन के बाद फिर से दिन रिपीट करने लगते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पर जो कैलेंडर का साइकिल है, यानी कि 7 से भाग देकर, यदि 7 से अधिक दिन दिया जाता है तो उसको 7 से भागा देकर हम छोटा कर लेते हैं, 7 के शेषफल निकालते हैं।
यानी कि विषम दिन निकालते हैं। विषम दिन किसे कहते हैं इसके बारे में मालूम आपको होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लीजिए कि विषम दिन क्या है, तो विषम दिन जैसे मान लीजिए अगर टोटल दिन है 22, इस 22 में विषम दिन बताना है। चाहे यहाँ पर मान लीजिए टोटल दिन आपके पास दे दिया गया है 52, तो इस 52 में विषम दिन निकालना है। विषम दिन का मतलब क्या होता है दोस्त, यानी कि कैलेंडर में एतवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन होता है, तो यह रिपीट करता है 7 दिन पर, प्रत्येक दिन रिपीट करता है, प्रत्येक दिन रिपीट करता है। ठीक है, तो 7 से भाग देकर जो 7 के शेषफल बचता है उसी को विषम दिन कहा जाता है। ठीक है, तो 7 के लिखेंगे विषम दिन, 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। आप तो समझ गए जी, बिल्कुल बात है कि आप समझ गए। यानी कि अब कुल मिला के 52 में टोटल विषम दिन बताना है ना, तो इस 52 को हम क्या करेंगे 7 से भागा देंगे। ठीक है, तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा कितना बनेगा 3 बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर विषम दिन टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही लॉजिक है। चलो, अगर इतना बात आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझे, लॉजिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला है यदि आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्त, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस न करना, आप सीख कर जाना दोस्त। ठीक है, कैसे किया गया आज मंगलवार है, क्या है आज मंगलवार है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं आज क्या है मंगलवार है। बहुत बढ़िया बात बताया है, आज मंगलवार है। मेरे दोस्त हम आपको बता देते हैं मंगलवार है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर करेंगे क्या दोस्त, सबसे पहले जो 64 दिन दिया है ना, इसमें टोटल हम लोग विषम दिन निकालेंगे। 64 दिन जो होगा वो 63 दिन के बाद आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस सबसे पहले हम 64 को 7 से भागा दे के शेषफल निकालेंगे। आप बोलेंगे भैया 7 से भागा आप क्यों दे रहे, मेरे दोस्त हम आपको अभी तो बताया है 7 दिन पे दिन रिपीट होते हैं, इसीलिए 7 से भाग दे रहे हैं, 7 का शेषफल निकाल रहे हैं। तो जब हम 7 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, यानी जब हम 7 से भागा देंगे तो 7 नवा 63। ठीक है, यानी कि 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। एक क्या बचा दोस्त, 1 बचा शेष, यानी शेषफल कितना बचा 1 बचा। तब मेरे दोस्त हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं ना, यदि आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा, हम लोग कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। तो आज मंगलवार है ना, तो इस मंगलवार में +1 कर देना। ठीक है, मंगलवार में +1 कर देना, हमारा 64वां दिन निकल जाएगा। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो हम लोगों से 64वां दिन पूछा है, तो 64वां दिन, 64वां जो दिन होगा दोस्त वो क्या होगा, इस मंगलवार में +1 कर देना। मंगलवार के में 1 जोड़ेंगे, बुधवार आंसर होगा, इसका आंसर होगा बुधवार। कितना आसान है दोस्त, आपने जब इस क्वेश्चन को समझ लिया तो कितना आसान हो गया। बुधवार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को भी समझ चुके होंगे। कितना आसान है ना, समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, एक बार और समझाएंगे। चलो, क्वेश्चन बोला है यदि आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्त 64 दिन में टोटल विषम दिन काउंट करेंगे, और विषम दिन काउंट हम 7 से भागा दे के करेंगे। तो 7 से भागा देंगे तो 7 नवा 63, कितना बचेगा 1 बचेगा शेष। 1 क्या बचा दोस्त, शेष बचा। अब देखो आज मंगलवार है ना, तो 64वां दिन के बाद 64 दिन में जब हमने विषम दिन निकाला तो 1 शेष बचा। तो मंगलवार में हम 1 दिन प्लस कर देंगे, हमारा आंसर बुधवार हो जाएगा। आज से 64वां दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। आप लोग कैलेंडर में जाकर देखना। ठीक है, जिस दिन मंगलवार होगा आप कैलेंडर खोलेंगे, कभी भी निकाल लेंगे, कोई भी तारीख है, कैलेंडर में जो दिन मंगलवार होगा उससे जो 64वां दिन होगा दोस्त, 64वां दिन आप कैलेंडर में चेक कर लेना, बिल्कुल बात क्लियर है कि बुधवार होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल और लास्ट सवाल। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए प्रश्न का सही बेनारेख बताएं, दिए गए प्रश्न का सही बेनारेख बताएं। देख रहे हैं एनटीपीसी का सवाल है मेरे दोस्त। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर 3 पॉइंट 3 जो शब्द दिया गया है, दवाई दिया गया है,
कर्क रोग दिया गया है और रोग दिया गया है, ये तीनों के बीच में सही बिनारे क्या बनेगा दोस्त। देखो सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन को चेक करेंगे। दवाई और कर्क रोग के बीच कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल नहीं है। आप बोलेंगे सर रोग होगा तो दवाई खाएंगे, ये अलग बात है, लेकिन दवाई और कर्क रोग के बीच में कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कर्क रोग और रोग के बीच कोई संबंध है? आप बोलेंगे जी सर, जितना भी रोग है, जितना भी कर्क रोग है, ये सभी का सभी रोग के भीतर में आ जाएंगे, तो इनके बीच में ऑल का रिलेशन है। और दवाई और रोग के बीच में इनमें भी कोई रिलेशन नहीं है। कुल मिला के बात इतना सा है दोस्त कि जितना भी कर्क रोग, कैसे हम लिख देते हैं कर्क रोग, जितना भी कर्क रोग का जो सर्किल होगा इस सारा रोग के भीतर में आ जाएगा। ये आर से हो जाएगा रोग, जितना भी कर्क रोग है सभी रोग के भीतर में आ जाएगा। अच्छा, दवाई को हम डी से डिनोट कर देते हैं, यानी दवाई का सर्किल अलग हो जाएगा। तो ये बताइए ऐसा ऑप्शन कहां पर दिया गया है भाई? ऑप्शन बी में दिया गया है। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नहीं समझे मेरे दोस्त? हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं उस पर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं। देखो जो कर्क रोग है सभी का सभी कर्क रोग रोग के भीतर में आ जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल आ जाएंगे। तो जो कर्क रोग का इस सर्किल हो गया, इस सारा का सारा कर्क रोग रोग के सर्किल के भीतर में आ जाएगा। और दवाई का अलग से एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि दवाई इन सभी से अलग है। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन बी में ही दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।